3 तारीख को पुलिस दोबारा अमीर फतेह की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको खारिज करवाने के लिए इल्तिजा करेगी। अमीर फतेह से जो है वो अब तफ्तीश की जाएगी जावेद भट्ट के केस के हवाले से। जो जावेद भट्ट का मर्डर जब हुआ था तो अमीर फतेह और इसमें साथ कैसर भट्ट को नामजद किया गया था। जावेद भट्ट साहब की जो एहलियाँ हैं वो भी जख्मी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन दोनों को देखा है। अमीर फतेह की पहले अदम पैरवी की वजह से जमानत खारिज हुई थी, लेकिन वो दोबारा पेश होकर उन्होंने अपनी जमानत जो है वो करवाई, जिसकी अब ये मेरे ख्याल से तीसरी डेट जो है वो पड़ रही है। जेआईटी ने अपनी तफ्तीश में इनको गुनहगार लिखा है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, बालाज ग्रुप और दीफी ग्रुप, इनके केसेस जो हैं वो साल से चले आ रहे हैं, लेकिन हर बार ये केस जो है वो एक नया मोड़ इख्तियार कर लेता है। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में इनके मुमकिन असरात जो हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनको हर केस की कड़ी जोड़ने में बड़ी महारत हासिल है और इस केस पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि आगे के हकाइक जो हैं वो क्या होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि अमीर फतेह और अमीर मसब की जो है वो तारीख थी, तो क्या वो गए या नहीं? जी बिल्कुल, वो गए थे। इनकी जो अगली डेट है वो 3 जनवरी जो है वो अब इनकी डेट पड़ी है, जिसमें अमीर फतेह की जो है वो बेल एक्सटेंड हो गई है 3 जनवरी तक। ठीक है। पुलिस से भी मेरी बात हो रही थी, जो जो इन्वेस्टिगेशन डीएसपी हैं कमर अब्बास, उनका ये कहना था कि 3 तारीख को पुलिस दोबारा अमीर फतेह की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको खारिज करवाने के लिए इल्तिजा करेगी। और उनका ये कहना है कि उन्हें तो पूरी उम्मीद है कि अदालत से एक दफ़ा इनकी ज़मानत खारिज होगी और अमीर फतेह से जो है वो अब तफ्तीश की जाएगी जावेद भट्ट के केस के हवाले से। ठीक है। अभी तक इस केस की अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो जो जावेद भट्ट का मर्डर जब हुआ था तो अमीर फतेह और इसमें साथ कैसर भट्ट को नामजद किया गया था, जिसमें बाकायदा तौर पर जावेद भट्ट साहब की जो एहलियाँ हैं वो भी जख्मी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन दोनों को देखा है। लेकिन कैसर भट्ट की क्योंकि सुलह हो गई थी इस तीफी भट्ट ग्रुप से, तो उनका नाम जो है वो इस केस से निकाल दिया गया था। अमीर फतेह की पहले अदम पैरवी की वजह से जमानत खारिज हुई थी, लेकिन वो दोबारा पेश होकर उन्होंने अपनी जमानत जो है वो करवाई, जिसकी अब ये मेरे ख्याल से तीसरी डेट जो है वो पड़ रही है। तो अदालत ने तो अब इन्हें जो है इनको सुनना है, उसके बाद फैसला करना है, लेकिन जेआईटी ने अपनी तफ्तीश में इनको गुनहगार लिखा है। ठीक हो गया। सर जीआईटी तफ्तीश पहले भी कर रही थी, जब तफ्तीश जारी थी तो गोगी भट्ट साहब को जो है वो पहले बेकसूर आए, उसके बाद जब वो उन पर तफ्तीश हुई तो उन्हें गुनहगार करार दे दिया गया। अब वो रोपोश हुए, फिर मीडिया के सामने आए, अब फिर दोबारा से वो जो है गोगी भट्ट साहब रोपोश हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गोगी भट्ट साहब का अहम किरदार रहा है इसमें? देखिए उस्मान, ये 2 अलग-अलग जेआईटीज़ हैं। जो पहली थी जिसमें अमीर बलाच के मर्डर की, उसकी जेआईटी को हेड कर रहे थे इमरान किश्वर साहब, जो उस वक़्त जो थी बनी हुई इनकी ओसीयू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, वो इसकी तफ्तीश कर रही थी, वो इसके हेड थे। ठीक है। उसमें आफ्ताब फुल्लरवान साहब जो एसपी हैं, उन्होंने भी तफ्तीश की, इमरान किश्वर साहब ने, और जो आफ्ताब फुल्लरवान है इन्होंने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस केस में गोगी भट्ट बेगुनाह है। ठीक है। जब वो शामिल तफ्तीश होंगे, पुलिस का अपना बयान देंगे, तो इस केस में उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन जब गोगी भट्ट पेश हुए, उन्होंने ज़मानत कराई और शामिल तफ्तीश हुए, तो उस वक्त नई जेआईटी बन गई हुई थी, उसमें अफसर भी चेंज हो गए हुए थे, तो उसमें उन्होंने गोगी भट्ट को गुनहगार लिख दिया। उनका ये कहना था कि गोगी भट्ट बाकायदा जो है वो राब्ते में रहे हैं तीफी भट्ट साहब के। ठीक है। और जो भी प्लानिंग हुई उसमें वो शामिल थे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तीफी भट्ट की फैमिली का ये कहना था कि तकरीबन 3 से 4 साल से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। वो तफ्तीश के बाद जब मुबैना एनकाउंटर में तीफी भट्ट मारे गए, तो उसके बाद गोगी भट्ट एक दफ़ा फिर मंजर आम से गायब होगा, जो अभी तक मंजर आम से गायब है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई भी गारंटी देगा तो वो वापस नहीं आएंगे, जो कि तीफी भट्ट के साथ हो चुका है। ये नई जेआईटी थी जो कि एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मियां मौज़म, उनकी सरबराही में काम कर रही थी। उनके साथ डीएसपी इचरा, क्योंकि इचरे में मुकदमा दर्ज है, डीएसपी इचरा जो है वो शामिल है, कमर अब्बास, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रायवंड शाहजेब खान शामिल थे। इसके अलावा जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा यासिर अब्बास पहले थे, वो शामिल थे, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मॉल्टन वो शामिल थे। ठीक है। इन लोगों ने अपनी तफ्तीश में लिखा है कि जो अमीर फतेह हैं,
ये इसके क्योंकि ये अमीर मौसम के साथ ही रहते हैं, अमीर मौसम की जानिब से इस केस में सारी प्लानिंग की गई थी, लेकिन मेन बंदा इसमें आरब भट्टी अभी भी मिसिंग है, जिसके बारे में पुलिस की ये तफ्तीश की कि शूटर्स को अमीर मौसम से मिलाने वाला ये था। ठीक है। वो अभी तक ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। अमीर मौसम की इस केस में जमानत कन्फर्म हो चुकी हुई है, लेकिन अभी उनका ट्रायल होना बाकी है। अब वो सारे ट्रायल में सबूत वगैरह सामने आएंगे। और जो अमीर फतेह हैं उनके बारे में लिखा गया है कि ये अमीर मौसम के साथ ही होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिस वक्त ये सब प्लानिंग हो रही थी तो ये अमीर फतेह को ना पता हो। तो इस बिना पर पुलिस जो है वो उनसे अब तफ्तीश करना चाह रही है कि जमानत उनकी खारिज करवाए, तो इसमें तफ्तीश होगी। जहाँ तक आपने कहा कि इसमें क्या होने जा रहा है, तो जो एक मेरा तजर्बा कहता है कि इस वक्त पुलिस जो है वो ये चाह रही है कि ये दोनों जो ग्रुप हैं, क्योंकि इनकी दुश्मनी की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। ठीक है। ख़ास तौर पे जिस वक्त बिल्ला पहलवान कत्ल हुए, फिर टीपू पहलवान कत्ल हुए, फिर अमीर बलाज कत्ल हुए, तो वो एक मजलूम का कार्ड जो था वो उनकी कोर्ट में था। ठीक है। उसके बाद जावेद भट्ट का मर्डर हो गया, फिर तीफी भट्ट जिस तरह इनकाउंटर में चले गए, तो स्कोर एक तरह का लेवल हुआ है। तो अब पुलिस की ये कोशिश है कि ये दोनों ग्रुप कहीं पर भी ना बैठे। शहर लाहौर में अब कोई भी डॉन पुलिस या जो यहाँ की शहरी हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन दोनों पे प्रेशर डाल के या तो ये भगाई रखे इन्हें, या फिर कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर दोनों की फैमिलीज जो है उनमें बैठ के सुलह हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए जो ट्रका वाला खानदान है वहाँ पे अमीर मौसम और अमीर फतेह दोनों पढ़े लिखे नौजवान हैं, दोनों एडवोकेट हैं। दूसरी जानिब जो तीफी भट्ट के बेटे हैं वो भी तीनों पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, आगे से उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो उनकी यही कोशिश है कि अब दोनों पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये इस दुश्मनी को बुलाकर या तो सुलह पर आ जाए या दोनों बाहर ही रहें। ठीक है, इस शहर में अब अमन खराब ना हो। शेख साहब आखिर में ये बताइएगा कि तीफी भट्ट साहब के जो बेटे हैं उनको भी नामजद किया गया था किसी दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, तादील को जो है उनके सबसे छोटे बेटे उनको नॉमिनेट किया गया था। उनको ये बताया गया था कि जिस वक्त बलाज का मर्डर हुआ तो वो पिस्टल लेकर बाहर की जानब गए, उन्होंने ललकारा मारा और वो उस गाड़ी में वो जो थी डबल कैबिन उसमें बैठ के फरार हो गए, जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से मौजूद थे। ठीक है। लेकिन जो मेरी कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई जो पहले थी, ये तो बाद में इनको शामिल किया गया, उनका ये कहना था कि तादील उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन बाद की तफ्तीश में जिस तरह गोगी भट्ट को गुनहगार करार दिया गया, उसी तरह तादील भट्ट को जो है वो भी साथ रख दिया गया। सर क्या तादील भट्ट को लाया जाएगा इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान? देखिए, उसके बारे में ये लिखा गया है कि उसके हाथ में पिस्टल था, वो बराह रास्त जो है इस केस में फायरिंग में किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। तो ये 109 में है कि ततीमा बयान में जो है वो तादील भट्ट को शामिल किया गया। ततीमा बयान की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि गोगी भट्ट जो है वो बराह रास्त उस पर नॉमिनेट पर्चा था। गोगी भट्ट अगर बैरून मुल्क कहीं जाता है, अव्वल तो मेरे ख्याल से कार्ड वगैरह ब्लॉक है, बाहर जा नहीं सकता। ठीक है। अगर बाहर जाता है तो इंटरपोल के जरिए उन्हें लाया जा सकता है। तीफी भट्ट को भी इंटरपोल के जरिए इसी वजह से लाया गया था, वो डायरेक्ट नॉमिनेट थे उस पर्चे में। ठीक है। तादील जो है इसको बाद में नॉमिनेट किया गया ततीमा बयान में, ये उस केस पे उस तरह असरअंदाज नहीं होता, ना ही इंटरपोल के जरिए इसको लाने के लिए तो मेरे ख्याल से एफर्ट की जाएगी। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने शेख साहब को सुना, उन्होंने पूरी केस की जो कड़ियाँ थी वो आप तक पहुंचाई, आपको सुनाई। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।